बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ये कोशिश कर रहा था कि बीजेपी युवाओं के विरुद्ध भी है, जेनजी विरोधी है, लेकिन पीएम मोदी की आज एक तस्वीर आई जेनजी के साथ। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे जेनजी युवाओं से भारत विकसित भारत प्रोग्राम में। કેમ છો? જી સર, સર બહુ જ મજામાં. તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા. निकिता आप करती क्या है? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहाँ पे, और सर मैं वहाँ पे मेहमान नहीं थी, मैं वहाँ पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहाँ पर। अब उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहाँ आपने यूपीआई किया? जी सर, वहाँ पे मैंने यूपीआई किया। वहाँ के लोग यूपीआई के जानकार हैं, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। हैं? तो फिर जी तो सर। आपको वाईफाई मिल गया, तो फिर तो आप अपने में ही खो ही रही होगी। अभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है। केम छो? तो युवाओं के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि युवाओं की अगर परेशानियों में एक है पेपर लीक, तो उस पर कड़ा और सख्त कानून लेकर आया जाए और आगे पेपर लीक ना हो उसके लिए एक मैकेनिज्म बने। तैयारी आगे की। मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया बिल लाने वाली है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह नया बिल पेश करेंगे। इसमें पेपर लीक और नकल पर सजा और जुर्माना और कड़ा किया गया। नए बिल में पेपर लीक की जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। एंटी पेपर लीक बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई हैं। इसके तहत सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बना सकेगी और इस टास्क फोर्स को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। पीएम मोदी ने नंदन नीलकेणी की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बना दी। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े नंदन नीलकेणी इंफोसिस के संस्थापक हैं। भारत में आधार कार्ड के जनक नीलकेणी साहब हैं, इन्हीं को माना जाता है और अब शिक्षा में बड़े बदलाव का जिम्मा भी उन्हें ही दिया गया है। पीएम मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी कर इसका बाकायदा ऐलान किया है। कहा छात्रों के भविष्य की सोच रहे इसलिए कड़ा कानून ला रहे हैं। नए बिल में पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी और जैसे दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। पेपर लीक के नए बिल में अपील के लिए भी सख्त नियम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी और फैसले के खिलाफ यह अपील 30 दिन के अंदर करनी होगी। अपील पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और 3 महीने में केस निपटाना होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया था, लेकिन नए बिल पर राहुल और विपक्षी सांसदों का रुख अभी साफ नहीं है। अब पीएम मोदी आज फिर सामने आए, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है कि आगे एग्जाम कैसे हो कि पेपर लीक जैसी गलती ना हो, पेपर लीक जैसी समस्या दोबारा ना आए। कानून तो बन गया, कानून सजा दिलाएगा, लेकिन पेपर लीक ना हो इसकी गारंटी के लिए पीएम मोदी ने देखिए एक टीम बनाई है। वो टीम में कौन कौन लोग हैं? इंफोसिस के संस्थापक नंदन नीलकेणी साहब हैं। दूसरा नाम है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन का और आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका है इसमें। इस टास्क फोर्स में वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। साथ ही अनीता करवाल जो शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव है वो भी इस टास्क फोर्स में है। अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं, ये इन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 6 लोगों की टास्क फोर्स है। अब आगे पेपर कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म बनेगा, उस पर ये काम करेंगे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम
इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। You see the government and yourself respond to this Instagram reel, the meme, the Gen Z, the vocabulary of protest. How does communication and governance, in your view, change in the back of what we've seen in the past one? What's the message that's been registered with you and with those in government? Now, how does it change is the question. But how are we going to change is the answer that I have to work. All of us will have to work because the communication in their language, meaning it's a language which I would think is easy for them to understand, not too much of a verbose language, not too much bureaucratic language, and therefore it is important for government to see how far it can go in communicating in that language. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। कहीं पेपर लीक के आरोप हो रहे लग रहा है, इसलिए ये छत्तीसगढ़ से तस्वीर आई, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। कफन बांध दिल्ली की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गांधी देखिए क्या लिख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पैलेट गन पर बवाल हो रहा है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, इसमें राहुल ने अमित शाह से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया। इससे पहले राहुल पैलेट गन से घायल शख्स के साथ सामने आए थे, छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया था। राहुल का आरोप, तिरंगा लेकर चल रहे शख्स पर पैलेट गन से हमला हुआ, आंदोलन के दौरान पैलेट गन हमले में कई लोग घायल हो गए थे। राहुल का दूसरा सवाल, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या फिर वॉलंटियर्स थे, उनकी तैनाती किसने की। आपको बताऊं, पैलेट गन से एक कारतूस में लगभग 600 छर्रे निकलते हैं जो 1000 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से निकलते हैं। पुलिस इसे भीड़ नियंत्रण का हथियार मानती है, लेकिन कई मामलों में इससे गंभीर चोटें आ सकती हैं, साथ ही स्थायी रूप से विकलांग बनने का कारण भी बन सकती है। इसका गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। और पैलेट गन एक प्रकार की राइफल होती है जो मेटल या रबर पैलेट से भरे कारतूस चलाती है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ इनका इस्तेमाल होता रहा है। सुनिए जरा, पैलेट गन चली या नहीं चली ये जांच का विषय है, लेकिन छात्रों के शरीर पर जो घाव है वो भी एक कहानी बयां कर रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। किया है ये सरकार कि पुलिस को अपना सीमा क्या है उससे पार करवा के आप आगे लागे अपने स्वार्थ के लिए। कुछ तो शर्म, कुछ तो रखे। और इतना खतरनाक आंदोलन करवाए ये पुलिस के साथ साथ कि कल का दिन आम नागरिक कोई वर्दी वाले का भरोसे पे नहीं रह सकते। ये राहुल गांधी जी का यही काम है, मतलब आरोप लगाने का काम ही करते रहेगी। मतलब राहुल गांधी जी को सत्ता कभी मिलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी मतलब नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं। और जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए मतलब अमित शाह जी को जिम्मेदार करना ठीक नहीं है। गन चला, इसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों के ऊपर में लाठी बरसाया, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन आदेश दिया पुलिस को? देखिए, पुलिस तो आदेश पे चलता है ना, पुलिस को आदेश मिलेगा, पुलिस मारेगा लाठी। अब ये पता करना है कि कौन आदेश दिया इस प्रकार का हिटलर शाही जैसा कि जाओ और बच्चे को मारो। हमारे बच्चे थे ना, हमारे फ्यूचर थे, और आपने लाठी बरसाया, तो इसका जिम्मा तो अमित शाह को लेना होगा। ये राहुल गांधी अपनी फ्रस्ट्रेशन में बार बार नया एक मुद्दा लाकर उन मुद्दों पर जिस पर क्लैरिफिकेशन दे दी गई। और जहां तक पैलेट गन का सवाल है तो राहुल जी को पता होना चाहिए कि पैलेट गन इस्तेमाल हुआ था 2010 में जम्मू कश्मीर में। सरकारें किसकी थी वो जरा जाकर देख ले। पर उपदेश कुशल बहुत रहे, कांग्रेस पार्टी पहले खुद जाकर अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले और पहले जाकर खुद अपने सरकारों में किस प्रकार का व्यवहार प्रोटेस्टर से किया जाता है उसको देखे। अब आपको नजर आ रहा है। अब आपको बताता हूं आखिर तेज प्रताप की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्यों उन्हें जेल भेजा गया। लालू के बेटे तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर हंगामा हो रहा है। तेज प्रताप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 25 जुलाई को तेज प्रताप बिहार बंद में शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने तेज प्रताप को छोड़ दिया। फिर शाम को पटना के एक मॉल से पुलिस तेज प्रताप को साथ ले गई। देर रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तेज प्रताप पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया। तेज प्रताप पर बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई है। तेजस्वी ने कहा इस पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। तेज प्रताप पर पुलिस ने कई धाराएं लगाई हैं। आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज मामलों का क्या होगा? जिन राज्यों में प्रदर्शन हुए वहां हजारों लोगों पर केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में रिहा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। तेज प्रताप के वकील ने कहा उन्हें एफआईआर की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। अपने भाई की गिरफ्तारी पर रोहिणी आचार्य भी भड़क गई है। रोहिणी ने इसे सम्राट चौधरी की सरकार की तानाशाही बताया है। कहा यह विरोधियों को डराने और जन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर ने भी घेरा है। तेज प्रताप यादव ने जन स्वराज को कल अपना समर्थन दिया था और कल रात ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। लोकतंत्र में हर किसी को आंदोलन का अधिकार है, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं। सुनिए जरा,
तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर क्या कह रहे हैं सियासतदान? FIR हुआ 26 तारीख को, गिरफ्तारी हुई 25 तारीख के 7:30 बजे शाम में सिटी सेंटर मॉल। एप्लीकेशन दिया जज साहब को उनके रिलीज का, तो कहीं की अभी रिमांड करते हैं, आप सोमवार को प्रोसेस से आकर के उनका बेल मूव करते हैं। जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य है, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करें।